कटरे की चुनौती से यहां बखूबी निपट रही बीएसएफ। आईबी के चप्पे चप्पे पर बीएसएफ रख रही पैनी नजर। कठुआ से लेकर जम्मू जिले पर आईबी पर हाई अलर्ट। पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश पर फेरा जाएगा पानी। और विवादों में घिरी बड़ेल गांव में 700 मीटर लंबी सड़क। निर्माण करने वाले ठेकेदार ने सड़क पर जमाया कब्जा। सड़क बनने से 20 घरों की आबादी को मिली थी राहत। ठेकेदार की मनमानी से लोगों की आवाजाही हुई बाधित। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर श्रीनगर में मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किस तरह से बड़ा बयान जारी किया। लोगों से किए गए वादों पर कायम रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों से जो बड़े वादे किए हैं वो जल्द ही पूरे होंगे। 200 यूनिट मुफ्त बिजली लेकर यहां पर वो पहुंचे और उस पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष इस पर रखा है। मीटरिंग के बाद ही लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली यहां पर मिलेगी। इससे पहले भी आपने देखा उमर अब्दुल्ला ने किस तरह से मीटरिंग को लेकर बात कही थी कि 100% अगर मीटरिंग होती है तो फिर यहां पर बिजली पर काम हो सकता है। 200 यूनिट फ्री बिजली का जो वादा किया गया है उस पर काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि यहां पर सरकार कोई काम नहीं कर पाई है। जितने भी वादे किए गए थे, मैनिफेस्टो के अंदर जितने दावे पेश किए गए, फिलहाल उस पर काम होता नजर नहीं आया। तो आज आपने देखा उमर अब्दुल्ला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अपनी तमाम बातों को यहां पर सामने रखने की कोशिश की गई। मीडिया के सामने आए और अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि जो दावे और वादे किए गए हैं उन सभी को पूरा किया जाएगा, उन पर मुहर लगेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर सबसे पहले जो 200 यूनिट फ्री बिजली की बात आती है, उसमें 100% मीटरिंग अगर होती है तो उसके बाद लोगों को राहत मिल सकती है। सबसे पहले तो आपको सुनाना चाहेंगे उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा और उसके बाद आप देखिए किस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर रोड मैप अब तैयार करने वाली बात भी सामने रखी गई है। चलिए, ऐसी बात है, नहीं है ना। मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे सरहद के इस तरफ या उस तरफ, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन मसला हमेशा के लिए हल नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हो। बिजली का जो इशू है, मतलब हर बार कहते हैं कि कई सारी स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है, बेहतरीन होगी, और खासकर विंटर्स में समर्स में ऑब्वियसली बेहतर होगी, जनरेशन होगी, तो सीजन का बढ़ जाएगी। विंटर्स में हर साल कहानी बताई जाती है कि अब होगा, ये होगा, ये होगा। अभी भी सब जो टेम्परेचर है इस साल काफी हार्ड है। लोग काफी सफर कर रहे हैं बिजली को लेके, सब जगह ना श्रीनगर आपने नॉर्थ साउथ, तो ये ठीक तब होगा। आपने कहा मीटिंग जब होनी होगी, तो कोई टाइमलाइन ठीक होनी है। आपसे सवाल और डिप्टी से कोई सवाल सर आपसे हमने बात की, जब आपने हल किया तो काफी लोग समझ आए आप उस वक्त। तो आज 2 महीने के बाद स्टेट के आसपास बात हो रही, आपको लगता है जो आपका एजेंडा है पूरा कर पाएंगे आप? जब आपने अंदर जाके हालात देखे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको लगता है आप कर पाएंगे वो, या फिर सब कुछ कभी हो गया? बिजली के हवाले से आपने सवाल किया, वो सही है। हर बार सर्दियों में हमें इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। हकीकत ये है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल हम ज्यादा बिजली लोगों को फराहम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कट्स की जरूरत पड़ रही है। अनरिस्ट्रिक्टेड अगर हम लोड देखें तो जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा है। फिलहाल 1700-1800 मेगावाट के आसपास जो है हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो उससे ज्यादा है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये कब तक हल होगा। जितने ज्यादा हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएं, तो कम से कम अगर सर्दियों में उनकी जनरेशन कम हो, गर्मियों में हम वो पावर जो है हम बैंक कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। कोशिश की जाएगी कि हर साल हम ज्यादा बिजली जो है वो बैंक करें, ताकि सर्दी में हम उनके पास छोड़ दें, गर्मियों में वो बिजली जो है हमें वापस मिले। लेकिन मीटरों के हवाले से आपने बात की, ये हकीकत है। फिलहाल
हमारे जम्मू कश्मीर के जो AT&C लॉसेस जो हैं वो 50% से ज्यादा हैं। मतलब हर रुपए बिजली जो हम सप्लाई करते हैं उसमें से हम मान के चलते हैं कि 50 पैसे हमें वापस नहीं आएंगे। हालांकि हमारे मुकाबले में जो रियासतें हैं उन्होंने इस नंबर को अब 10, 15, 17% पे उतारा हुआ है। हम आज भी 50% से ज्यादा हैं। तो हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम हम भी 20% से कम अपनी AT&C लॉसेस को लाएं ताकि और ज्यादा बिजली हम लोगों को सप्लाई करें। इसके साथ साथ हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा, क्योंकि जहां अग्रीमेंट होगी वहां पे हम यूनिट्स मेजर नहीं करते। हम यूनिट सिर्फ वहां मेजर करते हैं जहां मीटर लगा हो। तो हम जब मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में अपना ये स्कीम जो है इसको रोल आउट करना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है जहां जहां मीटर लगे होंगे उन्हीं को इस चीज का फायदा होगा। तो जितना लोग मीटर की तरफ जाएं उससे जम्मू कश्मीर को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन उन्हें भी फायदा होगा मीटर का। डिप्टी CM साहब का जनाब, अनशेड्यूल्ड पावर कट सिर्फ तब होते हैं या तो हमें सिस्टम तो नए साल का जश्न मनाने भद्रवाह गए हुए 3 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में यहां पर मौत हो गई और अब इनकी मौत पहेली बन गई है। इन तीनों युवकों के शव भद्रवाह स्थित एक गेस्ट हाउस से बरामद होने पर सनसनी वहां पर फैल गई थी और इनके तीनों के शवों के पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट आने के बाद ना तो मौत की गुत्थी सुलझ पाई और यहां डोडा पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने गेस्ट हाउस के उस कमरे से कुछ साक्ष्य जुटाए थे और उनकी भी जांच की जा रही है। ये तीनों युवकों में से यहां 2 जम्मू के पुरखू जबकि एक दोमाना का रहने वाला बताया गया था। तो फिलहाल बताते चले कि जिस तरह से भद्रवाह से देर रात एक खबर सामने आई, गेस्ट हाउस के अंदर लगातार आप देखिए 3 शव बरामद हुए थे, लेकिन उसके बाद फॉरेंसिक टीम की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इसी पर जानकारी जुटाने के लिए हमारे संवाददाता डोडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं वसीम गट्टू। वसीम, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से? देखिए आशा जी, कल देर रात इस तरह का जो वाकया सामने पेश आया, ये 3 लोग हैं, आशुतोष, मुकेश सिंह और सन्नी चौधरी। ये बताया जाता है कि जम्मू के रहने वाले हैं और नया साल बनाने ये भद्रवाह आ रहे थे और कल पूरे दिन इनकी फैमिलीज ने इनको फोन किया मगर किसी शख्स ने भी फोन नहीं जब उठाया तो पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने इनका जो है पुलिस ने जब इनको खंगाला और इनको जो ट्रेस आउट किया गया वो एक गेस्ट हाउस से ट्रेस आउट किया गया और वहां पे पुलिस जब पहुंची, नॉक पुलिस ने बार बार इनको किया जिस रूम में ये बैठे हुए थे और उसके बाद पुलिस ने इनका डोर तोड़ा और तीनों की बॉडीज अंदर पड़ी थी, जिसमें बताया जाता है कि एक शख्स की बॉडी जो है वॉशरूम में पड़ी हुई थी और 2 लोगों की बेड पे बॉडीज पड़ी थी। उसके बाद पुलिस ने SSP डोडा और वहां पे जो सीनियर ऑफिसर थे वो वहां पे पहुंचे और छानबीन इस पूरे मामले की। अभी तक कोई बड़ा स्टेटमेंट सामने नहीं निकल के आया, कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं निकल के आई। इनको हॉस्पिटल फिलहाल भेजा गया था और फिलहाल इनका जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, अब पोस्टमार्टम तो इनको किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी, जब तक SSP का मानना है कोई बड़ा स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं निकल के आया जी। लेकिन वसीम, सवाल है ना कि अगर गेस्ट हाउस या होटल के अंदर इस तरह से लोग पहुंचते हैं, उनकी ID वगैरह ली जाती है, उसके बाद ये चेक भी रखा जाता है कि लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और अंदर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। अगर ज्यादा देर तक दरवाजा नहीं खुलता है तो कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। उस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की गई, पुलिस की तरफ से गहनता से क्या कुछ जांच की गई और उसके बाद होटल के जो लोग थे उनकी तरफ से कुछ जानकारियां क्या सामने रखी गई हैं कि ताकि चारों पहलुओं को यहाँ पर सुलझाया जाता है? देखिए SSP डोडा ने जब टेलीफोनिक बात हमारी हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले को पूरा देखा जा रहा है, जहां तक डिप्टी कमिश्नर भी इस मामले को देख रहे हैं, तो पूरा इस मामले को जब ये इसका कोई एंड होता है उसके बाद मीडिया के साथ भी बातचीत की जाएगी। और ये भी उन्होंने बताया कि जो इस कमरे में कुछ चीजें मिली जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सगड़ी जिसको हम कहते हैं कोयले वाली सगड़ी वहां से बरामद की गई है। आई कार्ड, इनके शनाख्ती कार्ड जो वो इनके लिए गए हैं और एक गाड़ी इनके साथ जो स्विफ्ट गाड़ी है उसको भी पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। फैमिली मेंबर्स इनके आज पहुंचे होंगे तो आज जो इनकी बॉडीज हैं उनके हवाले की जाएंगी जी। वसीम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दम घुटने की वजह से मौत हुई हो, अगर संकटी अंदर से? देखिए जहां तक अटकलियां लगाई जा रही थी, पुलिस का भी जब SSP डोडा का स्टेटमेंट आया उन्होंने भी कहा कि इस रूम के अंदर बहुत कम स्पेस है, यानी कि जो हवा आने जाने के लिए रहता है वो बहुत कम स्पेस है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस क्या स्टेटमेंट देती है,
किस वजह से इन लोगों की मौत हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। तो पुलिस, आज हम कोशिश करेंगे एसएसपी डोडा से इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने की, तो उसके बाद क्या उनका कहना होगा जरूर हम सब लोगों के सामने ठीक है रखते हैं। जी, वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए, अनसुलझी यहाँ पर ये खबर है, अभी तक सुलझ नहीं पाई है कि आखिर किन कारणों की वजह से यहाँ पर ये बड़ी घटना पेश आई है। फिलहाल पुलिस लगी हुई है, कार्रवाई अपनी तेज यहाँ पर की गई है। क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से सामने रखी जाएगी वो भी साझा की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू के साथ साथ कठुआ में धुंध और कोहरे से उपजी हुई चुनौतियों का सुरक्षा बल डटकर सामना कर रहे हैं। जम्मू के सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ कठुआ में भी आईबी पर भारी धुंध पड़ रही है, जिसके चलते बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की हर कोशिश को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान कड़ाके की ठंड में तैनात यहां पर हैं और तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। सरहद पर पैनी नजर रखी गई है। मंगलवार की बात करें तो रात को आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने संदिग्ध मूवमेंट देखे जाने पर कुछ राउंड फायरिंग किए थे और यहां जब कुछ राउंड फायर हुए हैं तो पाकिस्तान हर बार जिस तरह से धुंध का फायदा उठाकर आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में रहता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए बीएसएफ के जवानों की तरफ से ये कार्रवाई की गई और बीएसएफ ऐसी हर नापाक कोशिश पर पानी फेर रही है। लगातार पैनी नजर बनाई रखी गई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देखिए धुंध और कोहरा किस तरह से छाया हुआ है। विजिबिलिटी बहुत तरीके से कम है और सीधा आपको कठुआ ही लिए चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीव, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि बीएसएफ ने तो अपनी पैनी नजर रखी है, लेकिन विजिबिलिटी कम होने के कारण भी परेशानियां आ रही हैं। हाँ बिल्कुल आशा, जो आज सुबह धुंध और कोहरा बॉर्डर के इलाके में पड़ा, कठुआ जिले की बात करूं, उसके साथ साथ हाईवे पर भी जो सुबह सुबह वाहनों की जो रफ्तार धीमी थी धुंध की वजह से, घनी धुंध की वजह से। लेकिन इस जो बॉर्डर का ज्यादा असर जो कोहरे का दिखता है, धुंध का दिखता है, जो वो बॉर्डर के इलाके में, क्योंकि यहाँ पर पूरा दिन तक घना कोहरा छाया रहता है, जिसके चलते वहाँ पे विजिबिलिटी कम होती है। सुरक्षा बल जो तैनात है बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, बीएसएफ, उसको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान बॉर्डर पर हमेशा लाइटिंग का सिस्टम तार के किनारे, तारबंदी के किनारे किनारे पर तो होता ही है, लेकिन उसके बावजूद घुसपैठ की तो शंका को जो है उसको शंका को मद्देनजर रखते हुए जो बीएसएफ की तरफ से कई नाके जो पॉइंट्स हैं उनको भी अलर्ट पे रखा है, काफी अलर्ट मोड पे है, क्योंकि पिछले दिनों जो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जो इनपुट पास किए गए थे कि इस नए साल पर जम्मू कश्मीर में आतंकी को बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए घुसपैठ कर सकते हैं, क्योंकि एलओसी पर तो बर्फबारी का सिलसिला है, वहां पर बर्फबारी के दिनों में घुसपैठ करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इसका धुंध और कोहरे का फायदा उठाकर मैदानी इलाकों में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके, चाहे कठुआ जिले का हो, चाहे सांबा या जम्मू का इलाका हो, तो वहां पर घुसपैठ की शंका बनी रहती है इन दिनों में। तो इसको रोकने के लिए बीएसएफ द्वारा भी कमर कस ली गई है। सुरक्षा बलों ने जो किस तरह का अभियान चलाया गया है बीएसएफ की तरफ से? जारी है। देखिए, बीएसएफ की तरफ से फर्स्ट लाइन पर तो बीएसएफ के नाके पहले से ही है, वहां पर लाइटिंग के अलावा वहां पर सुरक्षा बांध बना हुआ है, कारबंदी लगी हुई है, जगह जगह पर हर 100 मीटर 50 मीटर पर नाका पॉइंट्स हैं, इनके नाका हार्ट्स बनी है, जिसके ऊपर दिन रात चौकसी कर रहे हैं जवान। और उसके पीछे जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, वहां पर जो जितनी भी सड़क है, खासकर कठुआ जिले की बात करें तो बॉर्डर के इलाके की, वहां पर भी जो हाल ही में पिछले दिनों जो उड़ीसा से जो बीएसएफ की जो बटालियन आई थी वो को तैनात किया है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, और उसके पीछे जम्मू कश्मीर की पुलिस, सेना के जो टेरिटोरियल आर्मी या उसके जवान जो है वो लगातार पीछे सुरक्षा करते रहते हैं। लेकिन अच्छा रंजीव, अगर विजिबिलिटी की हम बात करें तो कितने मीटर तक की विजिबिलिटी इस वक्त? देखिए, सुबह की बात करूं तो सुबह 8, 7:30, 8, 9 बजे तक, जो 10 बजे तक बॉर्डर के इलाके की विजिबिलिटी कह रहा हूं तो वहां पर 10 से 15 मीटर तक की विजिबिलिटी थी, बहुत कम विजिबिलिटी थी। वाहन जो थे रेंकर चल रहे थे, जो उस इलाके में तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितनी धुंध और कोहरा वहां पे पड़ा हुआ है, और विजिबिलिटी कम होने की वजह से ही, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से काफी अहमियत रखते हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती होती है। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए लोग अपने घरों से अगर बाहर निकलते हैं तो आप देखिए वाहन को किस तरह से चलाना है, स्पीड को पूरी तरह से कंट्रोल रखिए, हेडलाइट्स को ऑन रखिए,
यानी कि प्रिकॉशन जिस तरह से भी ले सकते हैं वो लीजिए। और उसके बाद जिला कठुआ की अगर बात करें तो आईबी पर बीएसएफ पूरी तरह से तैनात है, सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर आप देखिए डोडा जिले की मलवास पंचायत में भी बनाई गई एक सड़क विवादों में गिर गई है और बड़ेल गांव में करीब 700 मीटर लंबी इस सड़क का निर्माण जो करने वाले ठेकेदार हैं उन्होंने ही इस सड़क पर कब्जा जमाते हुए इसे आवाजाही के लिए अवैध तरीके से बंद कर दिया है। ठेकेदार ने इस सड़क का निर्माण 2023 में पूरा किया था, जिससे इस इलाके के करीब 20 घरों की आबादी ने राहत की सांस ली थी, लेकिन इन लोगों के सपने धरे के धरे रह गए। आखिर यहां पर क्या कुछ कारण है, क्यों ठेकेदार की मनमानी के कारण इस पर यहां काम नहीं किया जा रहा है और पूरी जानकारी क्या कुछ है, चलिए आपको दिखा देंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर रिपोर्ट किया है। विकास मनहास क्या कुछ दिखा रहे हैं, देखिए सर। चलिए, तो फिलहाल ग्राउंड जीरो पर भी विकास पहुंचे थे, लेकिन ताजा अपडेट उनसे ले लेते हैं, क्योंकि निर्माण कार्य तो किया गया लेकिन उसके बाद लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। क्या कुछ कारण था ये समझना जरूरी है। चलिए विकास, बताइएगा कि जिस तरह से काम पूरा किया गया लेकिन उसके ऊपर इस तरह से कब्जा जमा लिया गया है, क्या कारण है, अभी तक क्या कार्रवाई इस पर की गई? जी आशा, मैं आपको बता दूं 2022 के आसपास बैक टू विलेज जो है इस पंचायत में हुए थे। मलवास पंचायत है जहां पर इस तरह बैक टू विलेज में पैसा आया था इस पंचायत के लिए। तो इसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने सोचा इस रास्ते को बना दिया जाए और इनके लिए एक रास्ता भी सैंक्शन हो गया। लेकिन उसके बाद यही के गांव में वाला एक दया कृष्ण ठेकेदार है यानी कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको ये काम मिला था 2022 में, जहां पर इसने अपना साइन बोर्ड लगाकर यहाँ से एक रास्ता बनवाया गाँव बड़ेल के लिए। लेकिन इस रास्ते को बनाने के बाद इसने दोबारा से इस रास्ते पर जेसीबी मशीन लगाकर इस रास्ते को बंद कर दिया और काफी लंबे समय से ये रास्ता बंद है। और अब ये इसका ये कहना है कि जब तक मेरा पूरा पैसा अलाट यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर देती तब तक ये रास्ता बंद रहेगा। फिलहाल 20 से 30 घर इस गांव में रहते हैं जो इस तरह की दिक्कत का सामना कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर रास्ता खुल जाए तो कहीं ना कहीं हम जो है रोड कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और साथ में आसानी से कोई बातचीत की गई, वहां पर लोगों की तरफ से शिकायत कराई गई है कि रास्ता बनाया गया था, बंद कर दिया गया और ये कहा का कानून है कि एक तरफ आप रास्ता बना रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आपका पैसा नहीं मिल रहा है तो आप रास्ते को बंद कर देंगे? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की शिकायत दर्ज की गई थी और कल जो है इस तरह का मामला वहां पर सामने आया। दोबारा से वहां पर जेसीबी मशीन वहां पर पहुंचाई गई, लेकिन दोबारा से आपसी मुठभेड़ वहां दोनों परिवार के लोगों के बीच में देखने को मिली, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर का परिवार बीच में आ गया और उसके बाद इन्होंने जेसीबी मशीन को रोककर वापस भिजवा दिया। उन्होंने कहा कि पहले कोई बड़ा अफसर यहाँ पर आए और हमसे बात करे, हमारा पैसा अलाट करे और उसके बाद जो है हम इस रास्ते को खोलने देंगे, तब तक ये रास्ता बंद रहेगा। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में है, जो वीडियो भागा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से इसको देख रहे हैं। और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि समझाइएगा कि टेंडर में ये काम किया गया था या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू काम किया गया था? देखिए, बैक टू विलेज जो काम हुए थे टेंडर होता है और कॉन्ट्रैक्टर को ये काम मिलता है। तो उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्टर ने, वहीं के रहने वाला ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसको ये काम मिला हुआ था, 9 लाख कुछ पैसों का था। उसके बाद कैंपस बजट में भी फिर से इसको पैसा मिला था 2.5 लाख से ऊपर, लगभग 12 लाख के आसपास इसने ये सड़क लगभग 700 मीटर के आसपास तक बनानी थी और इसने बनाकर तैयार भी कर दी। लेकिन इसका ये कहना है कि मैंने फॉरेस्ट क्लियरेंस वहां पर लाई, अपने पैसे खर्चे हैं और इसके चलते मैं जो है ये रास्ता जब तक यहाँ के लोग या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मुझे पैसा नहीं देती तब तक ये रास्ता तो क्या इसका हल निकाला गया है? अब कब तक लोगों को राहत मिलेगी? मेरी यहाँ के वीडियो से बात हुई, उन्होंने कहा कि जल्दी से हम इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेंगे और पूरी कार्रवाई भी करेंगे और अगर इस तरह की मनमानी रहती है तो पुलिस को साथ लेकर वहां पर इस रास्ते को खोला जाएगा ताकि लोगों को इस तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन विकास, आपको नहीं लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी विभाग के पास जाने की जरूरत है कि पैसा अगर रिलीज होना है तो विभाग ने देना है, ना कि जनता ने? देखिए, जब मेरी कॉन्ट्रैक्टर से भी बात हुई क्योंकि मैंने उसका भी रिव्यू लिया, उसने कहा कि मेरी काफी बार यहाँ के डीसी से बात हुई है और उसके बाद यहाँ के जो फॉरेस्ट वाले लोग हैं उनसे बात हुई है और साथ में जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनसे भी बात हुई है। उन्होंने मेरे को इस तरह का आश्वासन भी दिया था कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई काम किया। फिलहाल डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने जितनी सड़क बनाने के लिए कहा था, जितने पैसे अलाट किए थे उसी में आपको ये तैयार करनी थी, हम उतना ही कर सकते हैं। और उसके बाद
जो पंचायत में कैपेक्स बजट का जो पैसा आता है वो भी जो है 2.5 लाख से ज्यादा इसमें और ज्यादा लगा दिया था। तो ऐसे में अब ये पूरा मामला क्या है, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन टेंडर में भी अब तो इस पे परसेंटेज देखना होता है चाहिए और ताकि परसेंटेज के हिसाब से ही टेंडर यहाँ पर मिलता है, लेकिन अगर आप ज्यादा ही डाउन में टेंडर डालेंगे तो फिर वो खामियाजा कॉन्ट्रैक्टर को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी कार्रवाई जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन और विभाग को यहाँ संजीदगी बरतने की जरूरत है कि अगर कोई रास्ता बनाया गया है लोगों की सहूलियत के लिए तो उसकी सहूलियत आम जनता को मिलनी चाहिए। इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, संज्ञान करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। सांबा में भी पुलिस ने नशा तस्करों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। सांबा के 2 विजयपुर के अंदर घगवाल और पुलिस स्टेशन के अंदर आप देखिए जिस तरह से ये इलाके आ रहे हैं घगवाल और विजयपुर में, वहां पर पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इलाकों से पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे 14 ग्राम ड्रग्स और चोरी की एक ऑल्टो कार बरामद की है और इनमें से यहाँ तस्कर जो हैं वो सांबा और 3 जिला जम्मू के रहने वाले बताए गए हैं। यानी कि 2 तस्कर जो हैं वो सांबा से ताल्लुक रखते हैं और 3 अन्य जिले जो कि जम्मू के अंदर हैं वहां के रहने वाले हैं। और पुलिस ने इन 5 के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फिलहाल नशा तस्करों पर ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस स्टेशन घगवाल के अंदर और जिला सांबा में। आप देखिए किस तरह से एक बड़ी खेप लगातार पहले जिस तरह से पकड़ी जा रही थी, लेकिन वहां पर भी पुलिस ने एक्शन मोड में आते हुए कई तरह के कार्रवाइयों को अंजाम दिया। लेकिन आज घगवाल पुलिस स्टेशन को एक सफलता ही हाथ लगी है। नशा तस्करों की जो बड़े गिरोह हैं उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश हुआ है, जिसमें सांबा में 5 तस्कर जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और तस्करों से चोरी की गई जो ऑल्टो कार है, सामान है, वो भी बरामद किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये पूरी तरह से मुकदमा। लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो नशा अब जम्मू कश्मीर के अंदर पैर पसारता चला जा रहा है, जिस पर नकेल कसने की जरूरत है। पुलिस की तरफ से अभियान चलाए गए, लेकिन इस बीच में ये अभियान कितना रंग ला पाए हैं, ग्राउंड तक कितना उतर पाए हैं, ये बड़ा सवाल अब उठ गया है। क्योंकि एक एक करके जो नशा तस्कर हैं इन्हें पकड़ा जाता है, एनडीपीएस के तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन उसके बाद जब बेल हो जाती है तो इन्हीं लोगों के हौसले और ज्यादा बुलंद होते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कानून यहां पर सख्त बनाने की जरूरत है ताकि इनके मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि, ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरह से रिकवरी हुई हो, इससे पहले भी कई बार पुलिस की तरफ से रिकवरी की गई है, बड़ी सफलताएं हाथ लगी हैं, लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था, बेल पर लोग बाहर आ गए और हौसले बुलंद हो गए। अभी जो ताजा आपके पास अपडेट है वो जरा साझा कीजिएगा कि पुलिस को जिस तरह से बड़ी कार्रवाई मिल गई है, हाथ लग गई है, आगे की कार्रवाई अब किस तरह से शुरू की गई? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक मोटिव है, उसी मोटिव से काम किया जा रहा है कि यहां से ड्रग्स और क्राइम को खत्म किया जाए। और उसमें आप लगातार देख रहे हैं कि कड़ियां अलग अलग जुड़ती नजर आती हैं और जो चेन यहां पर बनती नजर आ रही है क्राइम की, उस चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और साल के पहले दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जिला पुलिस सांबा ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहाँ पर 5 ड्रग स्मगलर्स, ड्रग पैडलर्स जो पकड़े गए हैं। हालांकि ये अलग अलग 2 मामले जो है वो सामने आए हैं, एक विजयपुर पुलिस जुडिक्शन में और एक घगवाल पुलिस जुडिक्शन में। तो यहाँ पर टोटल 5 लोग जो वो गिरफ्तार हुए हैं। 14 ग्राम के आसपास हीरोइन ड्रग्स पुलिस ने रिकवर की है। ना सिर्फ ड्रग्स बल्कि जिस गाड़ी में ये तस्कर सवार थे उस गाड़ी को भी पुलिस ने जब इंटरसेप्ट किया तो गाड़ी की भी जब जांच की गई तो उसमें से भी तमाम कुछ ऐसी चीजें जो वो पुलिस ने रिकवर की है, मोबाइल फोन पुलिस ने रिकवर किए। और जब इन्वेस्टिगेशन को पुलिस ने आगे बढ़ाया तो जिस गाड़ी में वो सफर कर रहे थे वो गाड़ी भी वहां चोरी की निकली है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक नेक्सस यहाँ पर एक जो वो चलाया जा रहा है, उस नेक्सस को ब्रेक लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस नेक्सस में शामिल जो लोग हैं उसकी जड़ तक पहुंचना है। इसको लेकर हमने एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहार जी से भी बात की थी। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो प्यादे आप कह सकते हैं कि जो ग्राउंड पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो युवाओं तक ये नशा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब जड़ों तक पहुंचेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी पुलिस को हासिल होगी। लेकिन विजयपुर पुलिस जुडिक्शन की बात करें तो यहाँ पर विजयपुर पुलिस टीम ने अपनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए यहाँ पर 3 ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया, 4 मोबाइल फोन्स पुलिस ने रिकवर किए और 14 ग्राम ये टोटल हीरोइन ड्रग्स जो ये रिकवर किए। इन्हीं की चेन आप कह सकते हैं घगवाल इलाके में, यहाँ पर सनूरा इलाके में 2 यहाँ पर ड्रग पैडलर्स पकड़े गए हैं। अक्सर तो इसी पर तो चर्चा होती है ना कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने की क्या जरूरत है, इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है कि कहां से सामान आया है, किससे लिया है, वो चेन खंगालने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि अगर
बेल हो जाती है तो फिर हौसले बुलंद हो जाते हैं। कानून के अंदर संशोधन करने की बात हो रही थी जिस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया। आपको लगता है कि जब तक कानून कड़ा नहीं होगा तब तक ऐसे नकेल कसी जा सकती है? देखिए, इसको लेकर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। एनडीपीएस एक्ट की बात करो तो काफी सख्त कानून है ये, और इसकी जो अलग अलग धारा हैं, जब इसमें कोई भी ट्रैप हो जाएगा, जब इस धारा के अंदर आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई जो वो की जाएगी, और कार्रवाई होती भी नजर आ रही है। और जब इसमें हम देखते हैं कि किसी के ऊपर अलग अलग धाराओं के तहत मामले अगर ज्यादा दर्ज हो जाते हैं तो उसके ऊपर पीएसए लगाया जाता है, यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाता है। और उस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लगाने के बाद इनको जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया जाता है। तो जब डिस्ट्रिक्ट जेल में जो भी आरोपी पहुंचेगा तो फिर वो आसानी से बाहर आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं संशोधन को लेकर बात करूं तो जो पशु तस्कर हैं, पशु तस्करों के ऊपर जो वो सख्त कार्रवाई हो, वहां पर संशोधन करने की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर पुलिस जो कार्रवाई एक्ट के मुताबिक कर रही है, वो कार्रवाई में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्रवाई जो वो सही नहीं हो रही। लेकिन सवाल यह है कि ये चेन काफी लंबी होती जा रही है, जिसमें कई युवा जो है वो इंडल्ज हो चुके हैं, और जब एक इसमें कोई व्यक्ति सामने आ जाता है तो वो चेन बना लेता है। चेन बनाकर कुछ ऐसे युवाओं को पहले वो फ्री की लत लगाते हैं नशे की, और जब फ्री की नशे की लत लगती है तो वो अपना सर्वाइवल करता है। लेकिन उसके बाद हत्या की घटनाएं, चोरी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और कई बार तार नशे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई को जिला सांबा के अंदर और घगवाल के अंदर आप देखिए अंजाम दिया गया है, लेकिन फिलहाल कड़े कानून होते हुए भी अगर इस तरह से घटनाएं हो रही हैं तो फिर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। लेकिन ऋषि कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से कार्रवाई चल रही है और गहनता से कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।